नागरी लिपि गुणाकर मूले। चैप्टर नंबर 5। क्यों एक देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है? उत्तर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता तब आई है जब लगभग 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के प्रकार बने और पुस्तक छपने लगी और इसी तरह से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। क्वेश्चन 2। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? उत्तर, देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, प्रकृति, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ आदि भाषाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन 3। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? उत्तर, लेखक ने गुजराती और बांग्ला लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। उसका कहना है कि बांग्ला लिपि नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। क्वेश्चन 4। नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है? उत्तर, नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। लेखक ने ये बताया है कि दक्षिण भारत के शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। लेखक ने वही दक्षिण भारत को नागरी लिपि नंदी नगरी प्रसंग में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 5। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं? उनके विवरण दे। उत्तर, नागरी लिपि के आरंभिक लेख गुजरात से प्राप्त हुए हैं। वहाँ के नागरी ब्राह्मणों ने सबसे पहले नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा। क्वेश्चन 6। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? उत्तर, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसकी सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी होती है जितने अक्षरों की चौड़ाई होती है। क्वेश्चन 7। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? उत्तर, उत्तर भारत के कुछ ऐसे शासक हुए जिनके सिक्कों पर नागरी लेख देखने को मिले हैं। इसमें मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलादीन खिलजी, शेरशाह आदि का नाम आया है। बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति थी और नागरी लिपि में राम सीता अंकित था। क्वेश्चन 8। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? उत्तर, नागरी को देवनागरी इसलिए कहा जाता है कि नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंधित था। वह बड़ा नगर पटना था। चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, इसलिए उत्तर भारत में प्रचलित लिपि को देवनागरी कहा जाता है और वहां की लिपि को नगरी लिपि कहा जाता है। क्वेश्चन 9। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? उत्तर, नागरी के उत्पत्ति के संबंध में लेखक ने ये बताया है कि इसकी उत्पत्ति गुजरात में हुई थी और वहां के नगर ब्राह्मणों ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था कि पटना उत्तर भारत का महान शहर है, इसलिए पटना से नगरी लिपि का विशेष संबंध रहा है। क्वेश्चन 10। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? उत्तर, उपयुक्त जानकारी से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी में नागरी लिपि का प्रचार सारे देश में हो गया था। उस समय यह एक सर्वदेशी लिपि थी। क्वेश्चन 11। नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? उत्तर, नागरी लिपि के साथ साथ अनेक परदेसी भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी में आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। क्वेश्चन 12। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? उत्तर, गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आकर बस गए, वहां अपना शासन खड़ा कर लिए। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार शासक हुए। क्वेश्चन 13। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। उत्तर, निबंध के आधार पर नागरी लिपि का इतिहास अत्यंत पुराना है। इसके बारे में जो प्रमाण दिए गए हैं सभी प्रमाण काल्पनिक हैं। लेखक का कहना है कि दक्षिण भारत में नागरिक लिपि का जन्म हुआ है। वहाँ के जितने भी शासक हुए सभी इसका प्रयोग किए। उत्तर भारत के जितने शासक हुए सभी इस लिपि का इस्तेमाल किया। उत्तर भारत के इसी लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक